हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन राय आप लोगों का मैकेनिकल लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आरएसी का डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर करेंगे। यह एनालिसिस एसएससी, जेई और अन्य जूनियर इंजीनियरिंग के परीक्षाओं के लिए होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक आरएसी। देखिए, यह आपका एक थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जो जेई की परीक्षाओं में 2015 के बाद पूछा जाने लगा। एसएससी जेई की अगर हम लोग बात करें तो 2015 से पहले इस सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते थे, लेकिन 2015 के बाद लगातार इस सब्जेक्ट से आपके हर साल 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। इस सब्जेक्ट का क्लास ड्यूरेशन जो है आपका 35 से 40 घंटे का होगा। अगर आप अपने जीवन से 40 घंटे निकाल लेते हो तो आरएसी के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग आज का ये सब्जेक्ट आरएसी स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग यह सीखेंगे या यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस सब्जेक्ट में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए आज इस सब्जेक्ट का हम लोग कंटेंट जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आसान भी है। इसमें जो कंटेंट्स हैं वो आपका पहला जो है वो आपका आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है। रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी हैं। एक आपका रेफ्रिजरेटर और दूसरा सीओपी। दूसरा आपका हीट पंप। देखिए, इन दोनों में आपको इनकी सीओपी पढ़नी है। सीओपी यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या इसको एक नाम से और जानते हैं हम लोग ईपीआर, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। इसमें आपको रेफ्रिजरेटर की सीओपी का अध्ययन करना है, हीट पंप की सीओपी का अध्ययन करना है। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों टाइप्स के होते हैं। जो बेसिकली क्वेश्चंस का नेचर होता है कि आपकी हीट पंप की सीओपी कब बढ़ेगी, कब घटेगी, या हीट पंप की सीओपी कब बढ़ेगी, कब घटेगी। और इन दोनों जो इक्विपमेंट हैं आपके रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इनकी सीओपी किस पर निर्भर करती है,
क्या रेफ्रिजरेंट पर निर्भर करेगी, नहीं करेगी, इन सभी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे किसमें, आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ये आपका एक चैप्टर होगा जो आपका पहला चैप्टर होगा। सेकंड जो है आपका वो है VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको हिंदी में हम लोग वाष्प संपीड़न चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प संपीड़न चक्र। ये आपका पूरा चैप्टर होगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए ये जो आपका VARS है ये रिमोट एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। रिमोट एरियाज़ मतलब पिछड़े एरिया में जहां आपकी इलेक्ट्रिसिटी की समस्या अधिक होती है, वहां पे हम लोग VARS का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इसमें वो आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, रिवर्स ब्रिटन साइकिल या बेल कॉलेमन साइकिल या जूल साइकिल। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो आपका नॉइजलेस ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें 3 पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर VARS में 2 पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट का यूज़ होता है, VCRS में सिंगल रेफ्रिजरेंट का यूज़ होता है। VARS में एक रेफ्रिजरेंट होता है और एक एब्जॉर्बेंट होता है, और इस इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 3 पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है आपका इक्विपमेंट्स, हमको इक्विपमेंट्स का अध्ययन करना है कि इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कितने इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उनका नेचर क्या है। क्लियर है। तो बेसिकली आपके किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 4 इक्विपमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि क्या क्या हैं आपके। तो पहला है इवापोरेटर, दूसरा है आपका कंडेंसर, तीसरा है आपका कंप्रेशर और चौथा है आपका एक्सपेंशन डिवाइसेस। क्लियर है। तो देखिए आपका कंप्रेसर पढ़ना है, इसमें कंडेंसर पढ़ना है, इवापोरेटर पढ़ना है और एक्सपेंशन डिवाइसेस का अध्ययन किया जाता है। किसमें, इस इक्विपमेंट्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को रेफ्रिजरेंट का अध्ययन करना है। रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए किसी भी आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक आपका फ्लूइड होता है, तरल होता है, जो लगातार रिसर्कुलेट होता है। किसके किसके बीच, कंडेंसर, इवापोरेटर,
कंप्रेसर और एक्सपेंशन डिवाइसेस के बीच, उसी तरल को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो देखिए यह रेफ्रिजरेंट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका नॉमनीक्लेचर में क्या रेफ्रिजरेंट्स का क्या नाम होता है। नॉमनीक्लेचर में हम पढ़ेंगे किसी भी रेफ्रिजरेंट्स के दो नाम होते हैं। पहला जो है आपका उसका कॉमर्शियल नेम होता है और दूसरा जो है आपका उसका केमिकल नेम होता है, यानी रासायनिक नाम भी होता है और कॉमर्शियल नेम भी होता है, औद्योगिक नाम भी होता है उसका। तो इसका अध्ययन करेंगे हम लोग नॉमनीक्लेचर में। नेक्स्ट जो है इसमें सेकंड आपका इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम इसके इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फिर आपका कंप्रेशन रेशियो, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट जो है आपका वो केमिकल प्रॉपर्टी होगा। केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेंट आपका टॉक्सिक है, जहरीला है, कौन सा विस्फोटक है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट में। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा यहाँ पर वह एयर कंडीशनिंग होगा। एयर कंडीशनिंग, इसमें हमको पढ़ना है साइकोमेट्री। साइकोमेट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका किसका, SRAC का। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। साइकोमेट्री में हमको पढ़ना है बेसिकली जो साइकोमेट्री होती है वह मॉइस्ट एयर का अध्ययन होती है, यानी आर्द्र वायु के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइकोमेट्री कहते हैं। इसमें हम लोगों को मॉइस्ट एयर यानी आर्द्र वायु का के जो विभिन्न गुण होते हैं, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इत्यादि का अध्ययन इसमें करेंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट, इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड भी कराया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका इस एयर कंडीशनिंग में आप क्या पढ़ेंगे, कंफर्ट चार्ट। कंफर्ट चार्ट, देखिए कंफर्ट चार्ट क्या होता है, ये ASHRE यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जाता है। यह एक संस्था है जिसमें हम ये इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं किस टेम्परेचर लिमिट के बीच कंफर्ट फील करते हैं, आराम महसूस करते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, एयर वेलोसिटी इत्यादि का अध्ययन आप कंफर्ट चार्ट में करेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका क्रायोजेनिक्स एप्लीकेशन। क्रायोजेनिक्स क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। क्रायोजेनिक्स आपका ये आपकी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें बहुत ही कम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसका यूज़ बेसिकली होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में। इसमें देखिए आपको जो पढ़ना है वो क्या है, बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये आपका कंटेंट है किसका, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। इतने चीज़ों का अध्ययन आपको करना है इस सब्जेक्ट में।
नेक्स्ट जो है हम लोग आज इसको डिफाइन कर लेते हैं और कल से हम लोग इसका डिटेल्ड अध्ययन करेंगे। होता है तो आप लोग जानते हो कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो देखिए इसमें दो टर्म है आपका, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दोनों अलग हैं। दोनों टर्म अलग हैं। आपका इसको डिफाइन करने के लिए आपको दोनों टर्म्स को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो आप जानते हो रेफ्रिजरेशन आपका साइंस की एक ब्रांच है जिसमें किसी स्पेस से तात्पर्य ये है कि वो आपका रूम हो सकता है या कोई अन्य चीज हो सकती है। स्पेस यानी जगह। तो देखिए रेफ्रिजरेशन आपका क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी स्पेस के टेम्परेचर को सराउंडिंग से कम मेंटेन किया जाता है। उस टेम्परेचर को कम मेंटेन करने के लिए आपको उस स्पेस से हीट रिजेक्ट करानी पड़ती है। किसको? एटमॉस्फेयर को या एम्बिएंट को। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन। एयर कंडीशनिंग क्या है? आप लोग जानते हो एयर कंडीशनिंग क्या है। ये भी आपकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसी स्पेस के टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, एयर वेलोसिटी को, प्योरिटी को और नॉइस को एक साथ कंट्रोल किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एयर कंडीशनिंग। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने रेफ्रिजरेशन में कहा कि कमरे के ताप को सराउंडिंग से कम, और एयर कंडीशनिंग में मैंने बताया टेम्परेचर मेंटेन। इसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, इसमें टेम्परेचर सराउंडिंग से कम किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एयर कंडीशनिंग का यूज आप विंटर सीजन में भी करते हो। तो विंटर सीजन में आपको टेम्परेचर अधिक चाहिए, समर में कम चाहिए। तो इसलिए बेटा यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा गया है? टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और इसमें टेम्परेचर कम किया जाता है। तो लिख लीजिए रेफ्रिजरेशन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी रूम के टेम्परेचर को, रेफ्रिजरेशन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रूम ऑब्लिक स्पेस के टेम्परेचर को सराउंडिंग से कम मेंटेन किया जाता है। सराउंडिंग से कम मेंटेन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन। एयर कंडीशनिंग क्या है? एयर कंडीशनिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी स्पेस के टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर की वेलोसिटी और एयर की प्योरिटी और नॉइस का एक साथ साइमल्टेनियस कंट्रोल किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एयर कंडीशनिंग। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का होता है यहाँ से कि हम RAC पढ़ते हैं तो इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो हीट का ट्रांसफ़र किस लॉ पे होगा? तो देखिए जो हीट का ट्रांसफ़र है वो बेसिकली आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द्वारा होता है। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लांक और क्लासियस। तो बेसिकली जो हीट ट्रांसफ़र है वह क्लासियस के अनुसार होता है। किसके अनुसार? क्लासियस के। अगर क्लासियस नहीं है तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें
दो टर्म और पढ़ लेते हैं हम लोग कि आपका रेफ्रिजरेंट क्या होता है। रेफ्रिजरेंट, तो देखिए रेफ्रिजरेंट क्या है आप लोगों को बताया जा चुका है यहाँ पर। रेफ्रिजरेंट आप इसका डिटेल्ड अध्ययन यहाँ करेंगे, यहाँ पर हमको जो ज़रूरत है उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए रेफ्रिजरेंट क्या है, तो रेफ्रिजरेंट आपका वह कार्यकारी तरल होता है जो किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में लगातार फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। क्लियर है, यानी रेफ्रिजरेंट आपका वह कार्यकारी तरल होगा जो किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में लगातार फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अब देखिए इस रेफ्रिजरेंट के पास एक अनोखी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि यह लो प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब करता है और हाई प्रेशर पर हीट रिजेक्ट करता है। यानी रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब करेगा और हाई प्रेशर पर हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। तो अब सपोज कीजिए ये रूम है, ये आपका क्या है, कोई स्पेस है और ये क्या है, एम्बिएंट है या सराउंडिंग है। अब सपोज कीजिए इस स्पेस का टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेल्सियस पर आपको चाहिए और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए इस स्पेस के टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए यहाँ से आपको क्या करनी पड़ेगी, हीट रिजेक्ट करानी पड़ेगी, यानी यहाँ से हीट को आपको सराउंडिंग में बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, किसी भी स्पेस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितनी हीट सराउंडिंग को ट्रांसफ़र की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है आपका, किसी भी स्पेस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितनी हीट सराउंडिंग को ट्रांसफ़र की जाती है उसी को हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं, प्रशीतन प्रभाव कहते हैं। तो अब देखिए यह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो किस में प्रदर्शित किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम लोग टन में प्रदर्शित करते हैं, किसमें, टन में। अब देखिए ये 1 टन क्या होता है, आप लोग इसको वेट का टन मत समझिएगा। 1 टन जो होता है वो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड होता है, यानी 3.5 किलो वाट होता है। क्लियर है, आप इसको अगर किसमें, किलो जूल पर मिनट में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपका, यही हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आवर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,600 किलो जूल पर आवर। मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या है इसको हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। इसी को हम लोग 12,000 BTU पर आवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 12,000 BTU पर आवर। आप लोग BTU जानते हो, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। इसे
इसमें भी प्रदर्शित किया जा सकता है। BTU जो है आपकी FPS पद्धति की देन है, FPS मेजरिंग सिस्टम की देन है। FPS आप लोग जानते हो, फुट पाउंड सेकेंड। अब देखिए 1 टन रेफ्रिजरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया है। 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता क्या है। तो अब देखिए अगर आपके पास 1 टन आइस है, 1 टन वेट वाला टन, इसे हम 1 टन वाटर में, अगर 1 टन आइस आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसे हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर या 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करते हैं 24 आवर्स में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो जो यहाँ से आपकी हीट रिजेक्ट होगी, उसी हीट को हम लोग क्या कह लेते हैं? 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या कह लेते हैं? 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यानी 1 टन आइस जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर इसे हम 1 टन वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स में यानी 24 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस 24 घंटे में जितनी हीट यहाँ से रिजेक्ट होगी उसी को हम लोग 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए। तो इसके आगे कल से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।